वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2, यानी अब हम देखेंगे। इससे पहले हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी नेचर देखा था। अब आज हम देखते हैं जो इंश्योरेंस है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियाँ। देखिए, बीमा जो होता है इसके अंतर्गत कई सारे ये जो वर्ड है ये काम में लिए जाते हैं। तो आज हम ये जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये इन वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या है। सबसे पहले तो है बीमा कर्ता, इट मीन्स इंश्योरर। अब इंश्योरर कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी, यानी वह कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। कुल मिला के वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम होने से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति होने पर उस क्षतिपूर्ति का वचन देती है। अब वचन कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इंग्लिश में द पार्टी ऑफ द इंडिविजुअल हु सीक्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफाइड रिस्क एंड हु इज to the insured on the to insurance happening of any contingency is known as the insurer। ठीक है। इसके बाद अब सेकंड हम देखते हैं इसका बीमित या बीमादार, इंश्योर्ड, यानी जो व्यक्ति बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है वह व्यक्ति बीमित या इंश्योर्ड कहलाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि बीमा दो पक्षकार हो गए, एक बीमा कंपनी और दूसरा बीमा करवाने वाला। तो जो पहला जो पक्षकार है, ठीक है, या जो इंश्योरेंस कंपनी जो पहला पक्षकार है और दूसरा पक्षकार कौन है? बीमादार। तो जो दूसरा पक्षकार है वो बीमा की विषय वस्तु का क्या होता है? स्वामी होता है। अब ठीक है, अब विषय वस्तु आगे आएगी जो बताऊंगा। तो जो स्वामी हैं वो स्वामी वो क्या करता है कि किसी संस्था के रूप, अब वो स्वामी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो संस्था हो सकती है, चाहे वो कंपनी हो सकती है, चाहे वो मनुष्य हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी का भी इंश्योरेंस करवाती है, संस्था भी अपना इंश्योरेंस करवाती है और फर्म भी अपना इंश्योरेंस करवाती है। तो जो भी जो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं। तो जो बीमादार है यानी जो बीमा इंश्योर्ड वाला जो दूसरा पक्षकार है वो क्या होता है? इंश्योरेंस का स्वामी होता है, यानी वह खुद अपना इंश्योरेंस या अपनी कंपनी, अपने फर्म या अपनी संस्था का या अपनी का इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है। वो बदले में क्या भुगतान करता है? वो प्रीमियम। अब व्हाट इज़ प्रीमियम? प्रीमियम जो होता है यह बीमा अनुबंध का एक प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है। यह क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को यह समय पर बीमा विषय वस्तु के लिए एक भुगतान करेगा और वह भुगतान क्या कहलाता है? प्रीमियम। ठीक है। अब वो मैंने आपको बताया भी था। अब जो प्रीमियम की जो राशि है वो बीमा कंपनी खुद बीमा करता डिसाइड करता है, परंतु कब? जब बीमित की इच्छा के अनुसार, यानी जो इतना बीमा चाहता है बीमित जो है वो जितना प्रीमियम एग्री होता है उतना ही बीमा करता जो है उसको मान लेता है, यानी उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितना होता है वो उतने को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? द अमाउंट विच इज पेड टू द इंश्योरर बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज प्रीमियम। ठीक है, आया प्रीमियम भी समझ में। अब नेक्स्ट है बीमा की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस का मतलब हुआ जिस व्यक्ति द्वारा उसकी जीवन या विषय वस्तु या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। यानी यह तो जो व्यक्ति है वो जिस भी विषय वस्तु का, यानी जिस भी चीज़ का बीमा करवा रहा है, संस्था, फर्म, ठीक है, व्हीकल या कोई भी आप सामान ले लीजिए, किसी भी प्रकार का जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो जो विषय वस्तु है वो बीमा की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है। तो द प्रॉपर्टी और लाइफ फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन इज नॉन एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, अल्प बीमा, अंडर इंश्योरेंस। अब अल्प बीमा का क्या मतलब हुआ? जब किसी कंपनी का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि पर किया जाता है या कराया जाता है उसे अल्प बीमा कहता है। ठीक है। अंडर इंश्योरेंस व्हेन द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ए प्रॉपर्टी इज लेस देन एक्चुअल is known as value of risk of property, सब इज अंडर इंश्योरेंस। ठीक है।
यानी जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का जब कम मूल्य के ऊपर बीमा कराया जाता है, जो विषय वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य है उससे कम के ऊपर उसका बीमा कराया जाता है, तो वो अल्प बीमा कहलाता है। और ठीक इसका अपोजिट, जो विषय वस्तु है जब किसी संपत्ति का बीमा उसके बीमा मूल्य से अधिक का कराया जाता, धनराशि का कराया जाता है, तो उसे अधिबीमा कहते हैं। व्हेन द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ए प्रॉपर्टी इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पुनर्बीमा। अब यहाँ पे ही थोड़ा समझने वाली बात है, पुनर्बीमा और दोहरा बीमा। देखिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस आ जाता है, कई बार 1 नंबर में आएगा, कई बार 2 नंबर में आएगा। इसका भी डिफरेंस आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। ध्यान देने योग्य बात है, पुनर्बीमा ये इंश्योरेंस कौन करवाता है, यहाँ पे मीनिंग में सबसे पहले देख लो इंश्योरर, ठीक है, यानी बीमा करता। और डबल इंश्योरेंस यानी दोहरा बीमा कौन करवाता है, इंश्योर्ड। अब कैसे समझेंगे हम लोग इसको, मतलब कि जब कोई बीमा करता यानी बीमा कंपनी अपनी जोखिम को कम करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे बीमाकर्ता यानी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा अपने द्वारा अधिकृत बीमाकृत जोखिम को जो बीमा करवा लिया जाता है, तो उसे पुनर्बीमा कह लेते हैं। और जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर जब कोई बीमित इंश्योर्ड वाला एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमा कंपनियों द्वारा बीमा करवाता है, तो वह क्या कहलाता है, दोहरा बीमा। ठीक है, आगे समझ में कुल मिला के बात क्या कहने का है कि जब क्या होता है, मान लीजिए एक विषय वस्तु है, एक कार है, इस कार का बीमा, या मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने मान लीजिए 1 करोड़ का बीमा करवाया, ठीक है, 1 करोड़। अब किससे करवाया, मान लीजिए ABC इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब जो 1 करोड़ का बीमा जो ABC इंश्योरेंस कंपनी है, उसने क्या सोचा कि इसके अंदर मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो उस ABC कंपनी ने क्या किया, XYZ कंपनी से इसी विषय वस्तु का बीमा यानी ABC कंपनी ने करवा लिया। यानी ABC कंपनी द्वारा XYZ कंपनी से जो एक ही विषय वस्तु का जो बीमा करवाया, उसे क्या कहते हैं, पुनर्बीमा। ठीक है, तो ये तो बात आ गई कंपनी की। अब जो नेक्स्ट है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपनी कोई कार है, या मान लीजिए उसकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अब बिल्डिंग है, सोसाइटी है, जो भी आप माने, उसने अपने इसका बीमा करवाया, कितने का, वही मान लीजिए 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो बीमा करवाया उसने क्या किया, एक बीमा कंपनी से करवा लिया, कोई भी मान लीजिए ABC से। तो इसने क्या किया, ए ने एक और कंपनी है XYZ, उससे वापस इसका बीमा करवाया। और एक और कोई कंपनी है, ठीक है, Z कंपनी, उससे भी इसने एक और बीमा करवाया, टन। यानी इसने एक ही विषय वस्तु यानी अपनी एक ही बिल्डिंग या सोसाइटी का कितनी बीमा कंपनियों से करवा लिया, ABC, XYZ और Z कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जब बीमा करता द्वारा जब बीमा करवाया जाता है, तो वह तो यानी वो तो क्या कहलाता है, पुनर्बीमा। और जब व्यक्ति द्वारा एक यानी बीमित के द्वारा, ठीक है, इंश्योर के द्वारा जब कोई बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों से करवाया जाता है, तो वो दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है बीमा पत्र यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच बीमा अनुबंध होता है। यानी एक तरह से क्या है, डॉक्यूमेंट है, कौन सा, जिसके जो वह डॉक्यूमेंट जो बीमाकर्ता और बीमित के द्वारा बीच में एक लिखित अनुबंध होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज इशूड बाय इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। यानी इंश्योरर के द्वारा जब इंश्योर को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन सारी उस बीमा से संबंधित होती है, तो वह क्या कहलाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा पत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट है कालातीत बीमा पत्र या लैप्सिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कालातीत बीमा पत्र वह है जिसका देय प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जो बीमित है, जो इंश्योर्ड है, उसने समय के ऊपर बीमा का प्रीमियम, मतलब बीमा की विषय वस्तु का प्रीमियम नहीं पे किया है, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब बीमा कंपनी क्या करती है, फिर उसको लैप्सिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कालातीत बीमा पत्र में डाल देती है, यानी उसके सारे अधिकार वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कि अ पॉलिसी कैन बी लैप्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एट एनी टाइम व्हेन द
premiums are overdue and thus the insured lost his right to obtain benefit। यानी ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद इसका भी कई बार एग्जाम में जो है डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। सीधी सी बात है, एश्योरेंस जो होता है वो किसका होता है, लाइफ इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस है वो किसका होता है, अदर, वो कि इसमें आता है इंश्योरेंस में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एश्योरेंस इस शब्द का प्रयोग, एश्योरेंस का देखिए, इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जीवन बीमा अनुबंधों के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग लगाया जाता है। ठीक है, दिस वर्ड इज यूज फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट where there is an assurance from the insurer to make payment of the policy either or the maturity or death like life insurance। मतलब एश्योर है, शब्द को समझिए, मतलब क्या हुआ कि एश्योर है। जीवन बीमा के अंतर्गत यदि व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाता है तो कहीं समय के अनुसार जब भी जितने साल वो व्यक्ति की कहीं भी ना कभी तो डेथ होनी है, यह फाइनल है, निश्चित है। तो जब निश्चितता की ओर जब बीमा कराया जाता है तो क्या कहलाता है, एश्योरेंस, और जब अनिश्चितता की ओर बीमा कराया जाता है तो क्या होता है, इंश्योरेंस। ठीक है, और देखिए अब इंश्योरेंस का इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता है। यानी इंश्योरेंस में क्या होता है, हानि तो होगी लेकिन संभावना पे, हो भी सकती है और नहीं भी। तो जब संभावना होती है तो क्या होता है, इंश्योरेंस, और जब निश्चितता होती है जब क्या होता है, एश्योरेंस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जोखिम, पैरे। पैरे इज एन इवेंट दैट कोज person or property lost by fire, wind, storm, explosion, collision, premature death, sickness, dishonesty, etc। ठीक है, यानी किसी अनिष्ट क्षति या विनाश या मान लीजिए दुर्घटना के द्वारा जो अनिश्चित जो जोखिम होती है वो जोखिम कहलाती है जो। ठीक है, और फिर लास्ट है बीमा संकट, हैजार्ड। वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि को उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। हैजार्ड इज ए कंडीशन दैट मे क्रिएट इंश्योरेंस और इंक्रीज और डिक्रीज द चांसेस ऑफ ए लॉस फॉर ए गिवन पैरिल। यानी जो जोखिम का कारण है उस कारण के द्वारा अंतर्गत जो बीमा जो संकट पैदा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बीमा संकट या हैजार्ड। ठीक है, तो ये इसके कुछ टर्मिनोलॉजी थे। ठीक है, तो अब आप इनको एक बार, अब ये काफ़ी इजी है, ऐसे नाम से अकॉर्डिंग आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो इसके 3 टाइप से जो कई बार पूछे जाते हैं, और या फिर इस तरीके के ये दोनों भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार इनको और घर पे जो है अच्छी तरह से रीड कर लेना, इनको समझ लेना पॉइंट्स को, और ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं वैसे। ठीक है, थैंक यू।